Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover 5 companies from the small finance bank जिसका Q3 FY26 के लिए जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं वो कवर करने वाले, ठीक है। सो 5 कंपनी में से पहले अगर समझ लूँ, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या चल रहा है अभी तक क्या था कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है ना, उसमें देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है। तो अभी सब कंपनी ने क्या किया, जो MFI वाला बुक था वो कम करके दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द सिक्योर्ड बुक। सिक्योर्ड बुक में क्या क्या आ गया, होम लोन, लैप आ गया, सिक्योर्ड MSME लोन्स हो गए, गोल्ड लोन हो गया, ये सब जो सेगमेंट है, टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल लोन्स, उसमें ज़्यादा ज़्यादा वो सेगमेंट दे आर एक्सपांडिंग। एंड ये जो उनका स्मॉल माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है वो रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर पूरा मतलब दैट इज़ कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड। वहाँ पे एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया था सबका। NBFC में भी माइक्रो फाइनेंस, NBFC भी अब देखो, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, फ्यूजन एंड स्पंदना, ये सब जो NBFC में भी है उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था अभी तक, ठीक है। अभी जो भी कंपनी है, ठीक है, पूरे माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है वहाँ पे देयर इज़ अ टर्न अराउंड स्टोरी दैट इज़ प्लेइंग आउट, जहाँ पे कंपनीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, डिसबर्समेंट का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, GNPA NPAs आर कमिंग डाउन, ठीक है। तो ये सब जो ये जो चार 4 थिंग्स दैट आर हेल्पिंग द कंपनीज एंड द माइक्रो फाइनेंस में जिसका अच्छा खासा प्रेजेंस है, उसके वजह से उनका ग्रोथ थोड़ा आगे जाके ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अभी 5 कंपनी में से सबसे पहला जो है दैट इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका माइक्रो फाइनेंस में देर इज जीरो एक्सपोजर, ठीक है। 0.2% का एक्सपोजर है, मतलब मिनिमम मिनिमम भी नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था ये डाउन साइकिल का, तो अप साइकिल का भी मुझे उतना बेनिफिट लग नहीं रहा है कि उनको होएगा। अभी इनका कैसा है, इनका AUM का साइज जो है दैट इज अराउंड 8,000 करोड़। उनका ग्रोथ है 20% के आसपास। डिपॉजिट्स में भी लाइबिलिटी साइड में दे हैव ऑल्सो ग्रोन बाय अराउंड 19%, ठीक है। तो और उनका एसेट क्वालिटी भी देखो तो GNPA रेशियो भी दैट इज ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। तो 2.7% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था, तो वो भी स्टेबल है। तो क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। कासा रेशियो अराउंड 35-36% हो गया वर्सेस 34% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये अच्छा हुआ कि कासा रेशियो थोड़ा बढ़ा। बट अभी मुझे ये कंपनी में एक प्रॉब्लम लग रहा है कि बिकॉज इंस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग जीरो, मतलब कोई एक्सपोजर ही नहीं है उनको इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, उनका खाली ग्रोथ आ रहा है 20% ऑन अ AUM ऑफ अराउंड 8,000 करोड़, ठीक है। तो छोटा साइज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 80,000 है या 8 लाख करोड़ का AUM है। 8,000 करोड़ के आपके AUM के साइज पे यू आर जस्ट ग्रोइंग 20%। तो मतलब उतना कुछ इट इज़ नॉट वेरी गुड एज वेल, बैड भी नहीं है, इट इज़ ठीक है, मतलब रीजनेबल ग्रोथ है। और इनको उतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था माइक्रो फाइनेंस की वजह से। तो जो कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस में जिसका ज़्यादा एक्सपोजर है ना, सूर्योदय हो गया, उज्जीवन हो गया, उनका ग्रोथ इज कमिंग बेटर कंपेयर टू कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मतलब देर इज 0% एक्सपोजर इन माइक्रो फाइनेंस। उज्जीवन का भी हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि 22% के आसपास का ग्रोथ आया। सूर्योदय ऑल्सो ग्रोन अराउंड 23% एज वेल। तो जिन इन इन दोनों कंपनीज जो है, सूर्योदय और उज्जीवन, दोनों का अराउंड 50% के आसपास का बुक जो है दैट इज इन द माइक्रो फाइनेंस पे, जहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, बट अभी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो जिसका साइज भी बढ़ा है, बेस भी बढ़ा है, माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर भी बढ़ा है, देन टू दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये एक मुझे वो प्रॉब्लम लगता है। एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ग्रोथ इज लिटल लेस कंपेयर टू देयर पीएस। अभी जो सेकंड कंपनी है दैट इज सूर्योदय। अभी सूर्योदय का साइज, AUM का साइज अराउंड 11,800 करोड़। दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 23%। डिसबर्समेंट्स में उनका ग्रोथ था 84% ऑन अ YoY बेसिस। एंड इसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर द इंक्रीज इन द डिसबर्समेंट, बिकॉज कि इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड वहाँ पे वट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइन की डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी वाज आल्सो इम्प्रूव। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इज नाउ अराउंड 99.4% वर्सेस 98.9 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी 1 EMI वाला, मतलब 1 EMI इज बेसिकली दैट मंथ का है खाली, नॉट इंक्लूडिंग द ओवर ड्यू पेमेंट जो बाकी है, ठीक है, कस्टमर का। मतलब क्या कि अगर आपका 1,000 रुपये का EMI है, ठीक है, आपने ये महीना में खाली 1,000 रुपये पे किया, तो यार कलेक्शन एफिशिएंसी 100 फॉर दैट मंथ। बट अभी आपने लास्ट महीने का मतलब 500 रुपये भी बाकी था वो EMI का, तो आपने 1,500 रुपीज़ का टोटल पेमेंट किया, क्योंकि 500 बाकी था, तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी 150%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर कंपेयर टू योर नॉर्मल जो आपका जो 1 EMI वाला कलेक्शन एफिशिएंसी है, ठीक है। तो
दोनों में इंप्रूवमेंट आया तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो 95.5 वाला 95.5% था पहले, 1 EMI वाला जो कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ ओनली, एंड अभी वो 96.5 हो गया। डिपॉजिट्स में अब ग्रोन बाय अराउंड 33% के आसपास, एंड कासा रेशियो 21.2% है वर्सेज 20.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर। GNPA इनका थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बट दे आर उनका तो खाली अभी तक प्रेस रिलीज ही है। तो जो अपडेट ही है तो वी हैव टू सी कि उनका एक्चुअली क्या था कि उनका जो CGFMU करके जो स्कीम है, ठीक है, वहाँ पे उनका मेजॉरिटी उनका जो ऑलरेडी उनका बेसिकली CGFMU आपका इंश्योरेंस लिया है उन्होंने, जो अराउंड 98% ऑफ द इंक्लूसिव फाइनेंस वाला जो बुक है उनका, इंक्लूसिव फाइनेंस मतलब ये माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है, दैट इज कवर्ड अंडर द CGFMU स्कीम। मतलब उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, वो अनसिक्योर्ड है, बट दे हैव टेकन इंश्योरेंस अगेंस्ट दो कस्टमर, मतलब अगर पे नहीं कर पाएंगे तो 2022-2023 से उन्होंने उनका प्रीमियम भरा है, तो दैट इज़ नाउ हेल्पिंग देम टू रिड्यूस देयर NPS, ठीक है। तो अगर वो पूरा 98% तो बुक कवर्ड है, तो उतना उनको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि CGFMU स्कीम में लिया है तो यू कैन डिसबर्स जितना लोन करना है, ठीक है। तो देयर इज मतलब आपको मालूम है कि ख़राब होने वाला है, तो इट इज़ बेटर टू पहले से प्रोविजन करना। बट ये उनका एक अच्छा था कि जब जब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, तभी उन्होंने, जब क्रेडिट कॉस्ट वॉज मिनिमम इन दिस स्पेस, जब सबको लग रहा था कि आराम से ये कंटिन्यू होएगा ग्रोथ, तो तभी उन्होंने प्रीमियम भर के CGFMU स्कीम उन्होंने अप्लाई किया था इन देयर बुक्स, ठीक है, वो खरीदा था। एंड GNPA वो बोल रहे हैं इट शुड बी लेस देन 5% इन FY26, तो ठीक है, अभी तक अराउंड 6.7 हो गया। तो मुझे लग रहा है इनका ग्रोथ का गाइडेंस जो था, सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया सूर्योदय ने, विच वॉज अराउंड 30-35%। बट अभी वो थोड़ा मतलब इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव दैट 30-35% ग्रोथ। आई गेस अराउंड 25-30% के आसपास हो सकता है, क्योंकि मतलब अभी तक दे हैव जस्ट रीच अराउंड 11,800 करोड़ के आसपास का EVM का साइज। अगर उनको ग्रो करना है, ठीक है, तो दे हैव टू रीच अराउंड 13,500 करोड़ के आसपास अगर उनको पहुंचना पड़ेगा बाय एंड ऑफ Q4। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है गिवन द ग्रोथ, जो मतलब एक्सट्रीम बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा उनको Q4 में टू रीच दैट नंबर। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो देखना पड़ेगा उनका गाइडेंस, क्योंकि अभी तक दे हैव गाइडेंस वाज इंटैक्ट। अभी इन डिपॉजिट साइज में भी उनको 30-35% ग्रोथ है, वो तो इंटैक्ट है, वो तो हो रहा है उनका। डिसबर्समेंट में इंप्रूव हो रहा है, रिटर्न रेशियोज में अभी देखना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी इज इंप्रूविंग। एसेट क्वालिटी और थोड़ा ख़राब हुआ है, तो दैट वो एक इशू हो सकता है। बट अभी मैनेजमेंट का जब भी कॉन कॉल लगा तो वी हैव टू लुक एंड डू दैट एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया सूर्योदय। थर्ड कंपनी जो है दैट इज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास का अगर आप नंबर देखो तो इनका एवम का साइज अराउंड 43,000 करोड़, उनका ग्रोथ आया अराउंड 16% के आसपास। डिपॉजिट्स में थोड़ा कम ग्रोथ था, अराउंड 7% ऑन अ YoY बेसिस। कासा रेशियो अराउंड 30% था वर्सेस 31% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द RBI जो रेपो रेट के जो कट्स कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में भी बेनिफिट आ रहा है। ऑल्सो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड में चला गया है, ठीक है। इक्विटाज हैव ऑल्सो मूव मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू सिक्योर, तो सिक्योर में आपको कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि मतलब आपका क्रेडिट कॉस्ट एंड सब भी डिक्लाइन होगा, बिकॉज होम लोन लैब में मतलब आपको इतना प्रोविजन नहीं करना पड़ता है कंपेयर टू अगर आप MFI लोन दे रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फंड एंड थोड़ा आगे जाके भी नीचे आ सकता है, तो थोड़ा उनको ROA नंबर्स में जो अभी तक जो स्ट्रेस बिल्डअप था वो थोड़ा कम हो सकता है। इनका गाइडेंस कितना है, दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 15% इन FY26। अभी तक ग्रोथ कितना, ये क्वार्टर में दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 16% के आसपास, ठीक है। टिल नाउ एडवांसेस तो वही होता है, राइट। तो EVM में उन्होंने 16% के आसपास तो ग्रोथ है, तो आई थिंक वो तो मतलब दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट अराउंड 16-17%, जो उनका गाइडेंस है 15% दे कैन ईजिली अचीव। कलेक्शन एफिशिएंसी इनका भी इंप्रूव हो रहा है, और मंथ ऑन मंथ भी अगर देखूँ ना, राइट, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी करके एक मेट्रिक होता है। उसका मतलब क्या, जो लोन्स एकदम एकदम टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो जो कस्टमर एकदम सही टाइम पे, दे आर द गुड कस्टमर, जो एकदम टाइम पे सब पहले जो फर्स्ट मंथ का जो जो इन्होंने EMI का डेट सिलेक्ट किया वो टाइम पे करेक्टली पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कलेक्शन एफिशिएंसी है वो। तो नवंबर में अक्टूबर में इट वॉज अराउंड 87.7%, नवंबर में आते आते वो 88.1% हो गया, एंड अभी दिसंबर में 90.6% हो गया। तो मतलब आपको डायरेक्शन देखना है, ठीक है। मतलब क्या कि 100 में से 91 कस्टमर्स
आर पेइंग देयर EMI ऑन टाइम। जो दूसरे जो 9 कस्टमर वे थोड़ा लेट हो रहे हैं, 5 दिन बाद दे रहे हैं, 10 दिन बाद दे रहे हैं, 50 दिन बाद दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी होता है। 1 to 90 वाला जो DPD बकेट होता है, डेज पास्ट ड्यू, DPD इज बेसिकली डेज पास्ट ड्यू। उसका मतलब क्या, एक मिनिमम डिलेड बाय 1 डे एंड मैक्सिमम डिले ऑफ 90 डेज, उसके ऊपर जाता है तो इट इज़ योर GNPA, ठीक है। तो वहाँ पे भी देर इज एन इम्प्रूवमेंट, आपको डायरेक्शन देखना है मेन, ठीक है। तो वहाँ पे भी अराउंड 4% के आसपास था, वो अभी कम होकर 3.43 हुआ है एंड नाउ इट इज़ अराउंड 2.77%। मतलब क्या, जो कस्टमर्स लेट हो रहे थे वो कम हो रहे हैं। तो पहले 4 कस्टमर अगर 100 रुपया दिया, उसमें अगर 4 रुपया आपको लेट मिलता था, अभी यू आर गेटिंग 2.7 रुपीज़ लेट। तो वैसे देखना पड़ेगा। तो ये हो गया इक्विटास का बात। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, लेंडिंग सेक्टर, मतलब उसमें क्या क्या आ गया, बैंक्स, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, MSME लेंडर्स हो गए, ये सबको अगर आपको डिटेल में समझना है, ठीक है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिकली एक कोर्स बना है एक्सक्लूसिवली फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स आउट। तो मतलब आपको यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज तो हम नहीं देखते, P रेशियो भी नहीं देखते, वी लुक एट प्राइस टू बुक, वैल्यूएशन कैसे देखना है, आपको मतलब एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करके भी दिखा है कि व्हाट आर द मेन चेकलिस्ट, क्या कभी देखना है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे करना है, NPA का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, एसेट क्वालिटी को कैसे एसेस करना है, व्हाट इज़ क्रेडिट कॉस्ट, व्हाट इज़ पार, व्हाट इज़ DPD, ये सब जो भी मतलब जो भी जार्गन्स एंड सब जो है आउट, वो उसको मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके समझा है। कोई आपको CFA का डिग्री नहीं चाहिए, MBA कुछ नहीं चाहिए, यू हैव टू जस्ट कम विद एन ओपन माइंडसेट एंड आपको सब समझ आ जाएगा हाउ टू एनालाइज एवरीथिंग इन दिस स्पेस, ठीक है, लेंडिंग स्पेस में स्पेसिफिकली देखो। सो द फोर्थ कंपनी जो है दैट इज ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी तक ईसाफ जो है दैट वाज द वर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंट, बट अभी उत्कर्ष जो है उनका मतलब नंबर इससे भी खराब आया ईसाफ से, तो वो बाद में देखेगा, पहले ईसाफ का देख लेते हैं। इनका भी है ना, मतलब जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को, जब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तभी उन्होंने लॉस रिपोर्ट करना चालू कर दिया था, ठीक है। सो जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तभी उन्होंने लॉस रिपोर्ट करना चालू किया था। जब अभी प्रॉब्लम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, स्टिल दे आर गोइंग टू रिपोर्ट लॉसेज ओनली इन दिस क्वार्टर एज वेल, ठीक है, क्योंकि उनका इतना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, AUM गायब हो गया पूरा, मतलब गायब नहीं, मतलब इट इज़ फ्लैट ऑन अ YoY बेसिस, या तो थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ है पूरा, मतलब और मतलब ये जो स्पेस में ईसाफ जो है, इट इज़ सिमिलर सिनेरियो विद द NBFC स्पेस में फ्यूजन फाइनेंस एंड आपका स्पंदना स्फूर्ति जैसा है, ठीक है, वहाँ पे भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ है दिस टाइम। ईसाफ का एडवांसेस का जो साइज है दैट इज अराउंड 20,000 करोड़, ग्रोथ आया अराउंड 13% के आसपास। कंपनी का ये टाइम उन्होंने बोला कुछ उतना खास ग्रोथ आएगा नहीं, ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट 20-25-30% ग्रोथ। उन्होंने बोला दिस इज़ अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, तो मतलब लास्ट ईयर जो था इट वाज डिक्लाइनिंग फेज, दिस ईयर इट इज़ अ कंसोलिडेशन फेज, नेक्स्ट ईयर आगे जाके देखना पड़ेगा ग्रोथ आता है कि नहीं, ठीक है। डिपॉजिट में दे ग्रू बाय 7%, कासा रेशियो अराउंड 25% वर्सेज 26.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे था। सिक्योर्ड बुक में उनका ग्रोथ अराउंड 58%, मतलब ये भी कंपनी पूरा सिक्योर्ड में चला गया, डर गया इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस में लेंडिंग करने से। इनका सिक्योर्ड वाला जो बुक था इट इज़ नाउ रीच अराउंड 63%। लास्ट ईयर अगर देखो ना, यही सेम टाइम पे Q3 ऑफ FY25 में सिक्योर्ड बुक जो था इट वॉज अराउंड 45%, तो 45 से भी अराउंड 63 हो गया। अभी सबका है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबका आप देखना मार्जिन में बहुत पूरा कंप्रेशन आ रहा है एंड कंटिन्यू रहेगा फॉर जब तक उनका सिक्योर्ड में ज़्यादा लेंडिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक कस्टमर को सिक्योर्ड में अगर आप सिक्योर्ड लोन दे रहे हो, यू कैन नॉट चार्ज 25-30%, ठीक है, आप मैक्सिमम 15-20 भी मतलब मैक्स हो सकता है, 18-12-15 वो रेंज में ही आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि होम लोन, लैप, कमर्शियल व्हीकल लोन, 2 व्हीलर लोन, आप उसमें मतलब उतना कुछ खास आपको मार्जिन नहीं मिलता, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ फंड भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये रिस्की बैंक्स होते हैं। HDFC कोटक को उतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उनका मेजरली कॉस्ट ऑफ फंड इस 5-6%, वो लैंड करते हैं 9-10% पे, 5-4% का उनका स्प्रेड बन जाता है आराम से। इनको बिकॉज दे आर रिस्की कस्टमर को लेंडिंग करते हैं, गाँव में Tier 3-4-5 सिटी में लेंडिंग करते हैं, जहाँ पे उतना लाइफस्टाइल उतना बेटर नहीं होता कस्टमर का, लाइफस्टाइल और इनकम भी उतना थोड़ा मतलब एवरेज अगर देखो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट कंपेयर टू द Tier 1 सिटी, जहाँ पे बेस्ट कस्टमर्स जो है दैट इज़ विद द HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, ठीक है, इसलिए एक प्रॉब्लम होता है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को। दूसरा एंड उनका एक्चुअली हाँ, ये टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्निकल राइट ऑफ लिया, ठीक है,
टेक्निकल राइट ऑफ मतलब आपके जो AUM था, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया वो अभी मतलब ये जो एसेट्स है, ये जो कस्टमर थे वो मेरे को पैसा देने वाले नहीं है, ठीक है, तो अभी उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है बुक में, वो पूरा उठा के ARC को बेच देते हैं। ARC होता है आपका एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, तो वो डिस्काउंट में आपका माल खरीद लेता है, ठीक है, मतलब अगर आपका 1000 करोड़ का जो NPAs है वो उसको मतलब 50-60% डिस्काउंट पे बेच देते हैं, ठीक है, तो एंड उसको आपका जो रिमेनिंग पैसा है वो आपको मिल जाता है। तो आपको मतलब आपका मेन जो काम है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो पैसा बनाना है लेंडिंग करके, ठीक है, यहाँ पे रिकवरी करके इतना मतलब उतना कुछ काम नहीं, तो वो ARC को बिजनेस दे देते हैं, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, वो वहाँ पे दे ट्राई टू रिकवर दैट मनी, गुड्डा बेचते घर पे जो करना है, ठीक है, हाँ, तो वो उनको ना टेक्निकल राइट ऑफ लिया था, इसलिए उनका ग्रोथ 13% था, बट अगर ये राइट ऑफ के एक्सक्लूड कर दूँ, ठीक है, अगर वो राइट ऑफ अगर नहीं लिया होता तो उनका AUM वुड हैव बीन ग्रोन बाय 20%, बट वो हमें देखना नहीं क्योंकि वो तो बेच दिया एंड ऑफ द डे, तो ठीक है, तो ये हो गया ईसाफ का बात। एंड उत्कर्ष का अगर देखूँ तो ये टाइम खाली उत्कर्ष इज द ओनली बैंक आउट ऑफ द जो मतलब 5 मैंने डिस्कस किए जिसका AUM में डी ग्रोथ आया है ऑन अ YOY बेसिस, ऑन अ YOY बेसिस इन Q3 वर्सेज लास्ट ईयर Q3, ठीक है, तो मतलब इनका AUM का साइज 18,000 करोड़ के आसपास है, इनका AUM में डी ग्रोथ आया 4% के आसपास, डिपॉजिट्स में भी 4-5% के आसपास का ग्रोथ है, इनका कलेक्शन एफिशिएंसी हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम अराउंड 98.6 टू अराउंड 99.1% ऑन अ क्वार्टर बेसिस, ठीक है, तो पाँचों में से अभी तक जो ईसाफ सबसे खराब लग रहा था, आई थिंक नाउ दैट नेम शुड बी गिवन टू उत्कर्ष, बिकॉज उनका NPS भी मतलब 9-10% के आसपास का उनका GNPA हो गया, ठीक है, दिस टाइम Q2 में, ठीक है, सॉरी इन द Q2 उनका 10% 9-10% के आसपास का GNPA था, अभी ये टाइम उन्होंने वो नंबर्स नहीं दिए इन द अपडेट, तो मतलब मुझे लग रहा है खराब ही होगा बिकॉज देयर वाज अ डी ग्रोथ इन द बुक एज वेल, ठीक है, तो 5 में से सबसे खराब मुझे लग रहा है उत्कर्ष है, कैपिटल ईसाफ उसके बाद आता है, ईसाफ भी मतलब खराब ही है, ऐसा कोई मतलब उनका तारीफ जैसा कुछ करने जैसा है नहीं, ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुझे एक प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर, इनको एक प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट बिकॉज दे आर नॉट इन टू माइक्रो फाइनेंस, देन टू दे आर ग्रोथ उनका थोड़ा मुझे कम लग रहा है कंपेयर टू अदर जो माइक्रो फाइनेंस में कंपनी है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सूर्योदय हो गया, भले अभी मतलब सूर्योदय का भी आई थिंक गाइडेंस वुड नॉट बी अचीव्ड दिस टाइम क्योंकि अभी तक खाली 22-23% के आसपास का ही ग्रोथ है, एंड वो 30-35% का जो ग्रोथ है मुझे लग रहा है दैट वुड नॉट बी अचीव्ड, बट कलेक्शन एफिशिएंसी डिसबर्समेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एंड उज्जीवन ऑल्सो, उज्जीवन में भी देर इज़ अ गुड इंप्रूवमेंट इन द एसेट क्वालिटी, डिसबर्समेंट में भी अच्छा ग्रोथ है, स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस डिसबर्समेंट में सबका अच्छा ग्रोथ है, तो दैट इज़ वन पॉजिटिव साइड। आई थिंक आपको ये पूरा सेक्टर खेलना भी है ना, तो इट इज़ बेटर टू प्ले विथ NBFC, माइक्रो फाइनेंस NBFC, जहाँ पे अभी तक उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आया कंपेयर टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट वहाँ पे मार्जिन आर ऑल्सो इंटैक्ट, ठीक है, एंड ग्रोथ अगर वहाँ पे आता है इट विल ऑलवेज बी बेटर कंपेयर टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक। अरमान हो गया वो 30-35-40% के आसपास का गाइडेंस देता था, ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं था इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, फ्यूजन एंड स्पंदना को छोड़ रहा हूँ, सेटिन क्रेडिट भी ठीक ठाक कंपनी है, दे आर द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी, ये पूरा साइकिल में 24th-23rd क्वार्टर है उनका कॉन्जिक्यूटिव दे आर प्रॉफिटेबल, बट उनका भी ग्रोथ खाली 15% के आसपास है फॉर मीडियम टर्म, तो वो मुझे थोड़ा ख़राब लगा था, तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। इन द कमिंग वीडियोज़ विल कवर अदर Q3 के FY26 के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं या तो Q2 के जो कंपनीज हमारे थोड़े बाकी है वो, ठीक है, थैंक यू।